महाराष्ट्र में इस वक्त फुल ऑन पॉलिटिक्स हो रही है। नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन सदन के अंदर जितनी हलचल नहीं दिख रही है, उससे ज्यादा हंगामा सदन के बाहर हो रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन, लव जिहाद, संतों का अपमान, जमीन घोटाला और कर्नाटक वाला बॉर्डर इश्यू, महाराष्ट्र में एक साथ कई मुद्दों पर बवाल हो रहा है। शिंदे फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे 2024 वाली हिडन पिक्चर क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल स्क्रीन पर मुसलमान एक बार फिर सेंटर ऑफ द फ्रेम है। 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों पर फिर से पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। गुजरात में मुस्लिम दाव फेल होने के बाद ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम कार्ड चल दिया है। महाराष्ट्र के 12% मुसलमानों पर 4 पार्टियों की नजर है। ओवैसी की पार्टी AIMIM, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी NCP। लेकिन ओवैसी अगले चुनाव में इन सब पर लीड लेना चाहते हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसलिए मुंबई से लेकर नागपुर तक उनके नेता मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठा रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने साफ कहा है, मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। हम वही बात सरकार को याद दिलाने के लिए आए हैं कि आखिर आपकी ऐसी क्या दिक्कत है, जब हाईकोर्ट ने पूरे कमीशंस और कमिटीज की रिपोर्ट को पढ़कर ये कहा था कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज बहुत कम है, उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो वो बात हम उनको याद दिलाने के लिए आए हैं। दूसरा ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, वो कैसा लोगों ने है तो हड़प करके बैठे हुए हैं। सरकारी दफ्तर है वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर। हम चाह रहे हैं कि सरकार ने रेडी रेकनर रेट के हिसाब से उनको किराया देना चाहिए वक्फ बोर्ड को। मुसलमान नौजवानों को इंडस्ट्री में लाने के लिए, उनको बिजनेस करवाने के लिए आप छोटे छोटे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकाल के माइनॉरिटीज़ को देना चाहिए। तो ये कुछ मांगे हैं जिनको प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जो हाईकोर्ट ने कहा है, अभी कम से कम उतना तो दे दें। हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने कहा है कि मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर 5% मिलना चाहिए करके। अब अगर वो एजुकेशन के अंदर अगर मिल जाता है तो यकीनन हमारे बच्चे पढ़ेंगे। महाराष्ट्र की कुल पॉपुलेशन करीब 11.5 करोड़ है। इसमें 1.30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, यानी मुस्लिम आबादी 12% के करीब है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी अपने कोर वोटर पर लगातार फोकस कर रही है। याद कीजिए, 2019 में भी ओवैसी महाराष्ट्र के हर मंच से ऐसी ही तकरीरें किया करते थे। अक्टूबर 2019 में भिवंडी में ओवैसी ने जो स्पीच दी थी, वो इसी का एक सैंपल है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं महाराष्ट्र के मुस्लिम अक़लियतों की तरफ से बहैसियते लीडर नहीं बल्कि यकीनन उनके रहबर होने का दावा करते हुए आपसे मुतालबा करता हूं कि जब आप मराठाओं को रिजर्वेशन दिए तो मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकते? अगर आरक्षण मराठों को मिल सकता है मिस्टर मोदी, तो फिर मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप सच्चे हैं, आप ही ने तो कहा था ना कि मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इस वक्त नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हर रोज अलग अलग मुद्दों पर वहां हंगामा हो रहा है, लेकिन इन्हीं हंगामों के बीच ओवैसी की पार्टी मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठाकर माहौल बना रही है। ओवैसी को अच्छी तरह मालूम है, महाराष्ट्र में मुसलमानों की पहली चॉइस कांग्रेस और NCP रही है। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी उस वोट बैंक में बंटवारा करती है। इन सब के बीच अगर उनके लिए कोई संभावना बनती है तो मुसलमानों को लेकर उनका एग्रेसिव कैंपेन ही काम कर सकता है। लेकिन NCP भी इसमें बयान देने से पीछे नहीं है। उनका हक जो है उनको मिलने चाहिए था, और इसीलिए वो काम यानी सबको, जो भी जिनकी लोक संख्या है, जो पिछले समाज है या जिन समाज में अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिली है, उन सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की व्यवस्था महाराष्ट्र में होनी चाहिए। महाराष्ट्र में करीब
40 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स जीत हार डिसाइड करते हैं। इसमें मुंबई की कई सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के इश्यू पर पीछे नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और रईस शेख असेंबली के बाहर मुस्लिम आरक्षण वाला बैनर लेकर खड़े हो जाते हैं। हमें जो उम्मीद थी वो कांग्रेस एनसीपी से थी। ये सरकार से हमें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। जो सुविधाएं पहले से मिली हुई हैं वो सुविधाएं भी ये सरकार कम कर रही है। जो स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को, प्री मैट्रिक, वो बंद कर दी गई। तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें जो उम्मीद थी कांग्रेस एनसीपी से, जिन्होंने ये प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों को 5% एजुकेशन में नौकरियाँ मिलना चाहिए, उनकी सरकार आने के बाद उन्होंने नहीं दिया। 2 बार उनकी सरकार उसके बाद आ चुकी है, उन्होंने नहीं दिया। तो अब हम तो मांग करते रहेंगे, लेकिन हमें इन लोगों से कोई उम्मीद नजर आती नहीं है। बीजेपी कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं, जब हाई कोर्ट ने कहा कि दे सकते हैं, हाई कोर्ट ने बोल दिया, तो फिर हाई कोर्ट ज्यादा जानता है, बीजेपी ज्यादा जानती है। हाई कोर्ट ने कहा कि दे सकते हैं तो देना चाहिए। मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा महाराष्ट्र में नया नहीं है। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण का बिल पास कर दिया था। कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का ऐलान किया था। फडणवीस सरकार आई तो उसने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। अघाड़ी सरकार आई तो उसने मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण देने का वादा किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भले ही हिंदुत्व की राजनीति करती आई है, लेकिन शिक्षा में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले में वो राजी थी, क्योंकि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था। उद्धव ने कहा भी था कि उनका हिंदुत्व बहुजन हिंदुत्व है, कट्टर हिंदुत्व नहीं। लेकिन उद्धव सरकार अपने टर्म में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे पाई। अब महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार है, इसलिए विपक्ष के नेता एक बार फिर इस मामले में बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर मोर्चे निकल रहे हैं। आपके पास जिम्मेदारी दी गई है अल्पसंख्यक विभाग की, कह रहे कि अब मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तब भी 5% आरक्षण दिया था, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा। नहीं, इसके बारे में कैबिनेट में चर्चा होगी और उचित निर्णय जो भी लिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब मंत्री महोदय के सामने विषय रखे जाता। कैबिनेट में कोई भी निर्णय लेना है तो उसके सामने लाना पड़ता, और मुस्लिम समाज को भी, लोगों को आरक्षण का विषय होगा या बाकी का कोई भी विषय होगा, ये सारे समाज को न्याय देने वाला सरकार है। यहाँ कोई पक्षपात या जातिवाद नहीं होगा। फैसला करेगी, क्योंकि अब तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप नहीं। उनका कोई भी आरोप नहीं है। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और अल्पसंख्यक समाज को न्याय मिलना चाहिए, ये भूमिका से हम काम करें। बीजेपी को लेकर एक कॉमन नैरेटिव बनाया जाता है कि मुसलमान उसे सपोर्ट नहीं करते। विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर आरक्षण देने का प्रेशर बना रहा है और उस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सच ये है कि मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक हालात समझने के लिए सरकार एक सर्वे करवाने जा रही है। शिंदे सरकार ने इस सर्वे के लिए फंड भी अलॉट कर दिया है, लेकिन फिर भी उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तब हमने 5% रिजर्वेशन जो दिया था माइनॉरिटी के लिए, वो एजुकेशन को देखते हुए दिया था, और माइनॉरिटीज़ में भी जो इकोनॉमिक वीक सेक्शन है उनके लिए दिया था। जब सरकार ने पारित किया था तो उसको अमल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ सबका विकास बोलती है तो किसी भी कम्युनिटी को पीछे रखने का कोई मतलब नहीं है। नाम पर आरक्षण नहीं दे सकते। नहीं, धर्म के नाम पे ही सारे आरक्षण हुए हैं इस देश के अंदर। जितने भी हुए हैं सब धर्म के नाम से हुए। कौन से धर्म के नाम से नहीं हुए, मुझे बताइए ना। हमारी जब सरकार थी, हमने मराठा और माइनॉरिटी दोनों को आरक्षण दिए हुए थे। महाराष्ट्र में 2 साल के अंदर फिर चुनाव है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए अलग अलग समुदाय के लोग आरक्षण वाला मुद्दा उठा रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं उन्हें आरक्षण चाहिए। मराठा समाज के लोग भी आरक्षण मांग रहे हैं। धनगर समाज के लोग एसटी का रिजर्वेशन मांग रहे हैं। फडणवीस से मिलकर उसके लिए पैरवी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त लोकल इशू पर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। मुस्लिम आरक्षण, लव जिहाद, बॉर्डर विवाद और जमीन घोटाला। लव जिहाद का मामला इस वक्त जोर शोर से उठ रहा है। नागपुर में इसे लेकर कई हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नागपुर की सड़कों पर सैकड़ों महिलाएं, हजारों कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर उतरे। सबकी एक ही मांग थी, लव जिहाद के खिलाफ तुरंत कानून बनना चाहिए।
हमारे यही मांग है कि जो महाराष्ट्र के पूरे हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद को जो प्रकरण हो रहा है, हमारे सनातन लोगों की, सभी हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद की और सकल जैन समाज की यही है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे परिवर्तन बना जाए, बंद किया जाए। धीरे धीरे ये धार्मिक स्थल पर आक्रमण होगा और धीरे धीरे ये लव जिहाद बंद हो। हमारे पूरे सनातन लोगों का, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का और पूरे सकल जैन समाज, हिंदू समाज का यही आह्वान है कि लव जिहाद बंद होना चाहिए और जितने भी धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। हमारा एक ही नारा है, अरे बंद करा, अरे बंद करा, लव जिहाद बंद करा। इतने धार्मिक संगठन इसमें सहभागी हुए, यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र भर से अलग अलग संगठन सहभागी हुए हैं, जिसमें हिंदू जन जागृति समिति है, शिव प्रतिष्ठान है, माहेश्वरी समाज है, जैन संगठन है, सभी ब्राह्मण संगठन है, विश्व वारकरी सेना है, ऐसे अलग अलग संगठन यहाँ पे आए हुए हैं। और महाराष्ट्र में लव जिहाद विरोधी कानून और धर्मांतरण बंदी कानून लागू हो, इसलिए यशवंत स्टेडियम से विधान भवन तक एक मोर्चा है। क्या डिमांड है आप लोगों की? नहीं, यही लव जिहाद के विरोध में कायदा होना ही चाहिए ना। 9 राज्यों में हुआ है तो अपने महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, इसीलिए होना ही चाहिए और आफ्ताब को फांसी होनी ही चाहिए। जिस हिसाब से आक्रांताओं ने हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इस पर तुरंत नियंत्रण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हम ये निवेदन करते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही इसका कानून लागू होना चाहिए। धर्मांतरण विरोधी कानून तुरंत लागू होना चाहिए। श्रद्धा वाकर के मर्डर के बाद ये मामला तूल पकड़ चुका है। श्रद्धा वाकर की हत्या उसके ही लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने की थी। ये मामला महाराष्ट्र से जुड़ा है, इसलिए वहां के लोगों में इसे लेकर अभी भी गुस्सा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले विधानसभा में कहा भी था कि लव जिहाद कानून लागू करने के लिए महाराष्ट्र तैयार है। दूसरे राज्यों में इसे कैसे लागू किया गया, इसकी स्टडी चल रही है। श्रद्धा वालकर के मामले में सभागृह की ये भावना थी कि जिस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, एक प्रकार से ये सारा लव जिहाद का जो प्रकरण है ये महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है। उस पर हमने आश्वस्त किया है कि अलग अलग राज्यों ने इसमें जो निर्णय लिए हैं, जो कानून तैयार किए हैं, उन सभी का अभ्यास हम करेंगे और उसके आधार पर हम लोग एक उचित निर्णय लेंगे कि जिसके कारण इस प्रकार से षड्यंत्र रचकर कोई भी महिला या कोई भी लड़की प्रताड़ित न हो, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करेगी। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां की पॉलिटिकल पिक्चर दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग रहती है। नागपुर में असेंबली के बाहर बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिली। इधर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, संतों के अपमान का मुद्दा उठा रहे थे और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे थे, जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे थे। एक ही कैंपस में सीढ़ियों पर एक तरफ सत्ता पक्ष था और दूसरी तरफ विपक्ष। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर विधान भवन के बाहर और इस सीढ़ियों पर विपक्ष जो है, महाविकास आघाड़ी के नेता, कांग्रेस, एनसीपी और बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उसको लेकर हाथ में उनके तख्तियां है। कह रहे हैं कि भूखंड का श्रीखंड यानी कि मलाई मुख्यमंत्री ने खाया है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस तरह की यहाँ पर घोषणाएं दी जा रही है। अजित पवार है, जयंत पाटिल है, अशोक चौहान है और शिवसेना के भी नेता इसमें मौजूद है। तो मुख्यमंत्री के जो भूखंड है घोटाला, उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है इस मामले को लेकर आक्रामक हुई है। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाएगा तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की जो विधायक है सरकार के पक्ष में, वो लगातार यहाँ पर संतों को लेकर, वारकरी संप्रदाय को लेकर जो बयानबाजी की गई है उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के विधायकों का आरोप है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने संतों का अपमान किया है। बीजेपी इस मामले में विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने संत एकनाथ के साथ साथ वारकरी समुदाय का भी अपमान किया है। महाविकास आघाड़ी जिस तरह हमारे साधु संतों का अपमान कर रहा है,
और वारकरी इसलिए प्रक्षुब्ध है, तो इन्होंने वारकरियों को महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह महाराष्ट्र को एक परंपरा है साधु संतों की, उसका जतन करने के लिए और महाविकास आघाड़ी सरकार ने माफी मांगने के लिए भरत गोगोले इस वक्त हमारे साथ। गोगोले साहब, क्या आपकी आप जो साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, इसलिए उनका हम लोग धिक्कार कर रहे हैं। साधु संतों की हमारे परंपरा है, उसका अपमान हम लोग सहन नहीं करने वाले। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के लोग बार बार गलत स्टेटमेंट कर रहे हैं, वारकरी संप्रदाय का अपमान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जो महापुरुष है छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस को वो पुरावे मांग रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म तिथि पर, जन्म डेट पर और उनके जन्म ठिकान पर अलग अलग स्टेटमेंट करके राज्य में गलत मैसेज दे रहे हैं। इन सभी का निषेध करने के लिए हम विधान भवन पे खड़े हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष शिंदे का इस्तीफा इसलिए मांग रहा है क्योंकि उनके ऊपर जमीन घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब पिछली ठाकरे सरकार में नगर विकास मंत्री थे तो उन्होंने नागपुर में करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम पर बेच दिया। देखो, जमीन का घोटाला हुआ है, उसमें मॉल प्रैक्टिस हुआ है और खुद मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्व है। और ऐसे समय में कोर्ट में ये प्रकरण चलते समय में कोर्ट का कंटेम्प्ट भी इसमें हुआ है और ये प्रकरण कोर्ट में अभी 4 तारीख को उसके बारे में हियरिंग भी लगी हुई है। तो ऐसे समय में वो कुर्सी पे बैठकर अगर वो रहते हैं तो निश्चित रूप से ये केस के ऊपर कोई परिणाम हो सकता है और इसलिए उन्हें रिजाइन करना चाहिए, मांग हमारी उसमें है। और आपने देखा होगा कि अनिल देशमुख के प्रकरण में हो या नवाब मलिक के प्रकरण में हो, उनका उसमें इन्वॉल्व ऐसा आरोप जब हुआ तो तुरंत उनका इस्तीफा लिया गया था और वही नीतिमत्ता के आधार पर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, मांग हमारी है। विपक्ष की हालत अभी बहुत गंभीर है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि बिना सत्ता के बेचारे वो तिलमिला रहे हैं और कुछ ना कुछ तो उनको बताना पड़ेगा। अभी 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी 5-7 साल पहले शिंदे साहब ने ऐसा लेटर लिखा था, ऐसा साइन किया था, वैसा किया था। मुझे लगता है ये सब बेबुनियाद बातें हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है, विथ प्रूफ उन्होंने कहा है, कोर्ट के कुछ निकाल जो है वो भी सामने रखे हैं, रिजल्ट वो भी सामने रखे हैं। मुझे लगता है इस बात में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन विपक्ष है, बिना सत्ता के उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत तिलमिला हो रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने लाना पड़ेगा। नागपुर की जिस जमीन को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है, इंडिया टीवी रिपोर्टर योगेंद्र तिवारी ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। नागपुर के भूखंड को लेकर इन दिनों शीत सत्र जो नागपुर में चल रहा है विधानसभा विधान परिषद में, उसको लेकर हंगामा शुरू है। विपक्ष मुख्यमंत्री को से इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि तत्कालीन नगर विकास मंत्री जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, नगर विकास मंत्री होते हुए 83 करोड़ की जमीन मात्र 2 करोड़ में 4.5 एकड़ की जमीन उन्होंने बिल्डरों को दे दी थी। यह बात संज्ञान में आते ही ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के संज्ञान में आती विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। 16 इस तरीके के भूखंड है। विपक्ष का आरोप है कि इस तरीके के 16 भूखंडों में को उन्होंने बिल्डरों को आवंटित कर दिया था कि जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। ये कहा जा रहा है, विपक्ष का ऐसा कहना है कि कौड़ी के दाम में मुख्यमंत्री उस समय नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने इस तरीके की जमीन को ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्डरों के हाथों दे दिया था जिसकी बाजार मूल्य 83 करोड़ है। जमीन का विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी चल रहा है। विधानसभा में यह मुद्दा गूंज रहा है। अमित शाह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई से मिल चुके हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस से भी उनकी मुलाकात हुई है। तय यह हुआ था कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बावजूद बोम्मई अलग स्टेप उठाने की बात कर रहे हैं। बोम्मई की सरकार विधानसभा में सीमा विवाद को लेकर प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रही है। बोम्मई कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। इसे लेकर ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान सुर्खियों में है।
वैसे तो उनकी सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो भी इंच की भाषा करते हैं कि चाइना को इंच भी नहीं देगी, लेकिन चाइना घुस गया है। चाइना घुस, हम भी घुसेंगे। घुसने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये देश एक है, ये मसला बातचीत से सुलझ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।